हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी तो जोर शोर से चल रही होगी। मन में स्ट्रैटेजी को लेकर कुछ उलझन होगी, टेंशन भी चरम पर होगा और लग रहा होगा कि आपका कुछ तैयार ही नहीं है। परेशान मत होइए, ऐसा आपको ही नहीं, टॉपर्स को भी लगता है। 26 डेज यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपके पास बस यही बचे हैं। और साफ कर दूं, अगर आप भी सिलेबस को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि प्रीलिम्स इस बारे में नहीं है कि आप कितना पढ़ते हैं, इस बारे में है कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। कहीं आप भी उन लोगों की लिस्ट में तो नहीं हैं जो ये 3 गलतियां करते हैं। पहले न्यू सोर्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, लास्ट मंथ में न्यू सोर्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, PYQs इग्नोर करते हैं और बिना प्लान के पढ़ाई करते हैं। और आपको बता दूं, इसका एक ही रिजल्ट आता है, एग्जाम हॉल में पैनिक होकर पेपर खराब कर देना। तो मैं आपको मोटिवेशन के बजाय नेक्स्ट 26 डेज एक वार स्ट्रेटजी दूंगा। अगर आपको लगे कि हेल्पफुल है तो आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी स्ट्रेटजी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके पास जो है ना, आपके पास बस 26 डेज है। तो इसको जो है आप पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट 20 डेज, फिर 6 डेज, यानी 28 अप्रैल से लेकर 17 मई तक। और फिर लास्ट जो है, लास्ट वीक 18 मई से लेकर 23 मई तक, क्योंकि 24 को आपका एग्ज़ाम ही है। इसको आप ऐसे डिवाइड कर लिए। फिर अब जो 20 डेज़ का कैसे यूज करना है, 20 डेज़ को आप 10 डेज 10 डेज 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। फिर जो है, जो फर्स्ट 10 डेज है, क्योंकि 20 डेज को हमने 10 डेज में डिवाइड किया था, तो फर्स्ट 10 डेज जो है, यानी 28 अप्रैल टू 7 मई, इसमें आप क्या करिए कि जो आपको सब्जेक्ट 50%, क्योंकि सी में प्रीलिम्स में जितने सब्जेक्ट हैं जिससे आते हैं प्रश्न, उसके 50% जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, उसको आप जो है ना फर्स्ट 10 डेज उस पर फोकस करिए। यानी 28 अप्रैल से 7 मई तक आप उस पर फोकस करिए, उसको जम के पढ़िए, रिवीजन पे रिवीजन करते रहिए। और इसको एक स्ट्रेटजी अपना लीजिए, 8 + 2 डेज, यानी 8 डेज आप उसको पढ़िए। फिर जो 2 डेज है लास्ट, फिर से एक बार और रिवाइज करिए इसको। यानी जो 50% डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, जिसमें अभी आपको थोड़ी प्रॉब्लम महसूस हो रही है, उस पर आप इन 10 दिन में काफ़ी अच्छे से उस पर ध्यान दीजिए, काफ़ी फोकस्ड होके। अब जो सेकेंड 10 डेज है, यानी 8 मई से लेकर 17 मई तक का जो 10 दिन है आपके पास, उसको आप डिवाइड कर लीजिए 5-5 दिन में। और जो फर्स्ट 5 दिन है, उसमें आपके जो 50% सब्जेक्ट बच गए थे, जो आपका स्ट्रांग पोर्शन है, जिसमें आपको जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होता है, उसको 5 दिन में आप उसको पढ़िए, खूब रिवाइज करिए उसको। और जो सेकेंड 5 डेज है, उसमें जो आप उधर के 10 दिन पहले फर्स्ट 10 डेज में जो आप पढ़े थे और जो अभी पढ़े हैं, ये 5 डेज में आप इसको एक बार रिवाइज कर जाइए। यानी कि 13 से 17 मई का जो 5 दिन का है ये टाइम, इसमें जो आप ये 15 दिन जो पढ़े हैं उसको रिवाइज कर जाइए। यानी जो पहले आप 10 दिन पढ़े हैं उसको रिवाइज करिए, फिर जो अभी इससे पहले 5 दिन जो पढ़े हैं उसको बाद में रिवाइज करिए इसको। यानी ये 5 दिन में पूरा रिवाइज कर जाइए एक बार और। अब बचे लास्ट 6 डेज। अब इसमें क्या करना है, आप 3-3 दिन का 2 ठो बना लीजिए। बन गया। अब जो 3 डेज है, उसमें सब कुछ सरसरी निगाह से एक बार और रिवीजन कर जाइए। और जो 3 डेज है लास्ट के, उसको आप डिवाइड कर लीजिए 2 + 1 डेज, यानी 2 डेज जो है उसमें भी सब कुछ आप रिवाइज कर दीजिए एक बार और। जो लास्ट डे है, एक बार और रिवाइज कर दीजिए। तो उसको बस आपको सरसरी निगाह से देखना है, सब कुछ पढ़ना नहीं, बस पेज पलटते रहना है। सब चीज़ों को मतलब एक बार अपनी आंखों के सामने आती रहनी चाहिए। जो जो चीज़ें आपने हाईलाइट कर रखा है कि प्रीलिम्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको ऐसे ध्यान देना है। यानी कि हम एक बार और रिकैप कर लेते हैं इसको।
कि जो 26 दिन है इसको आप पहले डिवाइड कर लीजिए 20 डेज और 6 डेज। 20 डेज को डिवाइड कर लीजिए 10 और 10 डेज में, और फर्स्ट 10 डेज यानी 28 अप्रैल से 7 मई को आप जो है वो सब्जेक्ट पढ़िए, वो चीज़ें पढ़िए जो आपको डिफ़िकल्ट लगती हैं, अभी आपको कठिनाई जिसमें महसूस हो रही है, और उसको 8+2 डे स्टडी 8+2 में डिवाइड कर लीजिए उसको डेज को, और 8 डेज में जो है आप पूरा पढ़ जाइए एक बार बढ़िया से, अच्छे से पढ़िए, 8 दिन बहुत होता है लास्ट समय में, और फिर 2 डेज उसको रिवाइज कर लीजिए एक बार जम के। फिर जो लास्ट सेकेंड 10 डेज है उसको 5 डेज में डिवाइड कर लीजिए। 5 डेज में जो आपकी स्ट्रॉन्ग है, जिस पे आप जो है बहुत अच्छा महसूस करते हैं पढ़ते समय, आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, उसको 5 दिन में उन सब्जेक्ट को रिवाइज कर जाइए। जो इसका 5 दिन और बचता है उसमें जो आपने 15 दिन पढ़ा है अभी, उसको सभी को पूरा रिवीजन कर जाइए एक बार बढ़िया से, अच्छे से सब कुछ देखिए, कौन कौन चीज़ें भूल गई है उस पर आप जो है ना उसको हाइलाइटर से, एक दूसरे कलर के हाइलाइटर से उसको नोट कर लीजिए कि ये चीज़ें भूल रही है और चीज़ें याद है और ये चीज़ें भूल जा रही है। तो फिर क्या करिए, 3 दिन बचा जो आपने हाईलाइट किया है उसको आप 3 दिन में फिर से एक बार देखिए, सब पूरे पूरे सब्जेक्ट जितनी चीज़ें आपने पढ़ी उधर 15-20 दिन में। फिर लास्ट के जो 3 दिन है उसको 2 दिन और 1 दिन में डिवाइड कर लीजिए, तो 2 दिन में फिर एक बार रिवीजन मार दीजिए सब कुछ, जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ रखी है। फिर 1 दिन बचा उसको पूरा रिवाइज कीजिए। ये चीज़ें आपको जो है फॉलो करनी पड़ेगी, कैसे आपको जो है ये यूज करना है। और एक चीज़ मैं और आपको कंफर्म कर दूँ, कम से कम 12 से 13 घंटे पढ़ने पड़ेंगे आपको। हाँ, पहले आप चाहे जितना पढ़ते थे, लेकिन लास्ट समय जो है ना पढ़ना पड़ता है इतना, 12-13 घंटे 14 घंटे तक भी पढ़ना पड़ता है, तभी ये चीज़ें जो है ना हो पाएगी कंप्लीट। अब सब्जेक्ट वाइज स्टडी क्या है, एक चीज़ और देखिए कि जो इकोनॉमिक्स है आपको करंट और स्टैटिक्स दोनों के साथ लेके चलना है। इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि 80% चीज़ें, 80% जो क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स के, वो करंट में जो चीज़ें बहुत करंट में हाईलाइट होता है ना, जो इश्यूज आए होते हैं, जो चीज़ें न्यूज़पेपर में आई होती हैं, उसी से 80% क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के, करंट से ही। और 20% जो है बेसिक चीज़ें वो ऐसे पूछती हैं जो आपको पीवाई क्विज, जो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी कि आप पहले क्या काम करिए कि इकोनॉमिक्स अगर आपको पढ़ना है तो आप करंट उठाइए इकोनॉमिक्स, केवल इकोनॉमिक्स का, तो लास्ट से, जैसे अभी मार्च की अगर आ गई है तो मार्च का इकोनॉमिक्स, फिर फरवरी का, फिर जनवरी का, फिर दिसंबर का, ऐसे करीब करीब 1 और 5, कम से कम 1.5 साल का तो आपको करंट देखना ही होगा। तो ये चीज़ें आप देखते रहिए कि कौन चीज़ें वहाँ आपको मैगजीन में जैसे ही चीज़ें मिलती है, जो भी आप मैगजीन फॉलो करते हैं उसमें चीज़ें जहाँ मिलती है उसको अगर वहाँ से चीज़ें क्लियर हो रही है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर अपने बुक से जो भी जहाँ से इकोनॉमिक्स आपने पढ़ रखी है वहाँ से उसको देखिए। यानी कि यहाँ से करंट अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपकी इकोनॉमिक्स जो है ना, जो आएंगे प्रश्न वो 80% क्लियर हो जाएंगे। 20% आपको इकोनॉमिक्स आपके सोर्स जहाँ से भी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है वहाँ से ध्यान देंगे। इसी तरीके से पॉलिटी भी जो है 70% जो क्वेश्चन होते हैं ना, करंट में कहीं ना कहीं आपको न्यूज़पेपर में न्यूज़ में आ रहे होते हैं, वहाँ से आते हैं। 30% जो है आपको लक्ष्मीकांत वगैरह से वहाँ से ध्यान देना पड़ता है चीज़ें, वो भी कोरिलेशन इनडायरेक्टली वो रिलेटेड होते ही हैं करंट से, तो वहाँ से आप देख लेंगे। हिस्ट्री में करंट से बस आर्ट एंड कल्चर से कुछ चीज़ें आती हैं, 10% ही आप इसमें करंट से रिलेटेड होता है, 90% आपको पढ़ना पड़ता है। स्पेशली आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करिए, फिर उसके बाद जो है एंशियंट और फिर मिडवल, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी 70% करंट रिलेटेड होता है, स्पेशली मैपिंग वगैरह जो चीज़ें आती हैं वो करंट से ही होती हैं। और 30% जो होता है स्टैटिक्स होता है, यानी कि आपकी ज्योग्राफी जो आपने नोट्स वगैरह बना रखा है एनसीईआरटी वगैरह से जो पढ़े हैं, तो उसमें बेसिक चीज़ें आप 30% वहाँ से आएगा, और 70% जब आप जो करंट अफेयर्स है वहाँ से वो चीज़ें रिलेट करेंगी। यानी कि जैसे ही आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी का केवल पढ़ो, जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो ज्योग्राफी का करंट उठाओ और 1.5 साल का देखो कौन कौन सी चीज़ें आई हुई हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें, जब आप उसको कुछ चीज़ें अगर आपको कंसेप्ट समझ नहीं रहा है तो आप यहाँ से उठा पढ़ सकते हैं, वहाँ से और चीज़ें आप उसको क्लियरली देखते रहिए, बढ़िया से उसको पढ़िए, तो आपका 70% जो है ना ज्योग्राफी वहाँ से तैयार हो जाएगा। मैपिंग पे ज़्यादा फोकस करिए, वहाँ से चीज़ें आएंगी।
अब है इन्वायरमेंट में 95%, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक दोनों चीज़ें, इसमें 95% तक करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। थोड़ी साइंस एनसीईआरटी की जो साइंस है उससे थोड़े बेसिक आप पढ़ लोगे तो 5% जो है ना क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व कर लोगे, तो आप वहाँ पे भी इसको ध्यान दीजिए। फिर है नेक्स्ट आईआर और वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन, ये तो लगभग 100% जो है ना करंट अफेयर से ही आता है, तो आप यहाँ से करंट अफेयर्स देख सकते हैं, करंट अफेयर्स इस पढ़ के ही इसको तैयार कर सकते हो। तो अब हम क्या समझें कि आप पहले करंट अफेयर्स की मैगजीन उठाइए, और अगर जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स की मैगजीन उठाइए, उसको जैसे मार्च फरवरी जनवरी ऐसे उल्टा पढ़ते जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पुरानी हो जाती है ना, तो आपको अपडेट चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो ऐसे आप पढ़ते जाइए, जो जो टॉपिक वहाँ ज़्यादा हाईलाइटेड है उसको आप बढ़िया से पढ़िए, उसी को पढ़िए। वो चीज़ें जो केवल प्रीलिम्स में आती है वही पे ध्यान देना है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले आप कम से कम 5 साल के जो हैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है यूपीएससी के पेपर्स जो हैं उसको देखिए, केवल इकोनॉमिक्स का पोर्शन। अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स पेपर्स, इकोनॉमिक्स का जो है क्वेश्चन आप देखिए, तो आपको एक चीज़ आइडिया हो जाएगा कौन सी चीज़ें पढ़नी है कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है, एक चीज़ तो ये पता चल गया। दूसरा चीज़ कि जो पिछले साल कौन किस पोर्शन से आ गया है, तो अमूमन ये होता है कि जहाँ से आ गया है पिछले साल उससे इस बार आने की संभावना कम रहती है, और जहाँ से नहीं आया उससे आने की संभावना ज़्यादा रहती है। आप जब 5 साल के प्रश्न देखोगे ना तो आपको ये पैटर्न समझ में आ जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि इससे नहीं आया तो इस बार आ सकता है। वैसे जो जो आया है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन आप ये काम कर सकते हो कि इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, इस पर कम करना है, सब ये चीज़ें। इसी तरीके से आप पॉलिटी का भी पहले जो है आप उसके प्रीवियस ईयर्स कम से कम क्वेश्चन देख लीजिए, समझ में आ जाए। फिर जो है आप करंट उठाइए कि कौन कौन से मुद्दे जो है हाईलाइट रहे हैं, चर्चा जिस पे ज़्यादा हुई है आया है, उससे आप फिर उसको वहाँ से पढ़िए। फिर उसको लक्ष्मीकांत से भी आप देख सकते हैं, या जो भी आपने पॉलिटी जहाँ से भी पढ़ी है उस बुक से आप उसको और थोड़ा सा क्लैरिटी ला लीजिए उस कॉन्सेप्ट में, आर्टिकल वगैरह में। फिर ज्योग्राफी भी इसी तरीके से, पहले आपका बेसिक जो है साइंस वगैरह, ज्योग्राफी साइंस से रिलेटेड होता है ना, तो थोड़ी बेसिक भी क्लियर होना चाहिए, और फिर आप करंट में भी चीज़ें देखते रहिए। इसी तरीके से इन्वायरमेंट है, आईआर और वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन, ये चीज़ें जब आप इस तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो करोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट है सी सैट। अब हम बात करेंगे सी सैट की। तो आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं कम से कम 10 से 15%, अगर आपका सी सैट कमज़ोर है तो आप 15% टाइम दे सकते हो। अगर आपका सी सैट ठीक ठाक है तो 10% टाइम आप जो है डेली का, जो ये 26 डेज बचे हैं उसका डेली का टाइम जो है ना आप सी सैट पे दो। तो इसमें क्या करना है, इसमें 3 चीज़ें हैं, स्पेशली 3 चीज़ें होती हैं, मैथ, रीजनिंग, कम्प्रीहेंशन। 50% जो होता है ये दोनों होता है, और 50% ये होता है। और वो तो मैथ के लिए आप क्या स्ट्रेटजी अपनाओगे कि जो PYQs हैं उसको आप सारे मैथ जो है कम से कम 5-6 साल के जो है ना जितने मैथ आए हुए हैं उसको आप सॉल्व कर जाइए। और दूसरी चीज़, जो कोई आपकी मैथ की जो बुक वगैरह रखे हैं वहाँ से फार्मूला वगैरह सब देख जाइए, कुछ क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व कर जाइए। जैसे अगर आपके पास RS अग्रवाल हो तो उसके जो है शुरुआत में कुछ प्रश्न दिए रहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व, उसे आप देख लीजिए और वहाँ से फार्मूला उसके जो है आप उसको याद कर जाइए, और मैथ के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर जाइए। ये है मैथ सॉल्व करने की स्ट्रेटजी। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो, प्रॉब्लम है तो फिर आपको कम्प्रीहेंशन और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। दूसरा है रीजनिंग, रीजनिंग के भी वही है, 5-6 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर जाइए आप। और जो बेसिक रूल्स होते हैं रीजनिंग के वो आपको पता होना चाहिए, जैसे आपके वर्ड नंबर, ये चीज़ें आपको पता होगी, आप तैयार कर ही चुके होंगे, तो बस उसको जो है आप वहाँ से सॉल्व करते रहिए। अगर कोई बुक्स वगैरह है तो वहाँ से थोड़े बहुत प्रश्न आप इसको सॉल्व करते रहिए। अल्टरनेट डे पे, जैसे एक दिन आप मैथ के लिए दिए हैं, नेक्स्ट डे रीजनिंग के लिए, थर्ड डे जो है कम्प्रीहेंशन के लिए, इस तरीके से आप देते रहिए। अब कम्प्रीहेंशन में क्या करना है आपको कि जो कुछ टर्म्स होते हैं ना लास्ट में दे रहते हैं कि आपको ये करना है, ये बताइए वो बताइए, तो उस टर्म्स के जो है ना आप नेट पे सर्च करके मीनिंग समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। बहुत लोगों को इसके टर्म्स पता नहीं होते हैं और वो गलत करके आते हैं। दूसरी चीज़ कि आप जो है ना कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए तो
आप थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाइए कि आप जल्दी जल्दी पढ़ें और आपका दिमाग उस चीज़ को कैच कर ले, कि एक ही बार पढ़े आपको समझ में आए क्या पूछना है, क्या पूछा है, कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनकी स्पीड इतनी स्लो होती है कि वो टाइम मैनेज ही नहीं कर पाते। तो आपको अभी से कंप्रीहेंशन थोड़ा स्पीडली पढ़ना है। थोड़ा आपको चीज़ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जब पढ़ोगे ना तो फिर दिमाग उसको जो है ना हैबिट हो जाएगी उसकी, तो वो कैच करना शुरू कर देगा। यानी कि आपको जो है 1 मिनट में वर्ड लिमिट को बढ़ाना है ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें। तो स्पीडली जब आप कंप्रीहेंशन पढ़ रहे हो तो आप स्पीडली उसको पढ़िए ताकि टाइम बाद में मैनेज करना आसान हो। इस तरीके से इसकी आप जी स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। और जैसे ही इसको एक एक दिन सॉल्व करिए, फिर एक एक तो जो है ना कम से कम 3-4 जो है ना पूरे कोई मॉक कोई टेस्ट सीरीज आप 2-3 सॉल्व कर लीजिए, या इसी के प्रीवियस ईयर के ही कोई क्वेश्चन पूरा जो है 2 घंटे बैठ के पूरा सॉल्व कर लीजिए। 2-3 कर लेंगे ना आप तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और टाइम मैनेज करना आ जाएगा, ये चीज़ है। तो दोस्तों ये हो गई स्ट्रैटेजी, और ये थी मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं जब देता था एग्ज़ाम तो फॉलो करता था इसको, और मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी जो स्ट्रैटेजी है आप उसी को कैरी ऑन करिए। आगे हम बताएंगे कैसे जो है अपने आप कूल रखना है। इसका नेक्स्ट पार्ट कल या परसों आ जाएगा, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे इमोशनली स्टेबल रखना है खुद को बिना टेंशन में आए हुए।